Good morning, students. In last section, we have read about computer operating system up to need for operating system, and now we will study in detail why we need operating system. So, as you know, operating system is a system. Operating system is a program which act as an interface between the user and hardware too. सो क्या क्या करता है ये कंप्यूटर के लिए, क्यों जरूरत पड़ी? फैसिलिटेट कन्वीनियंट एक्सेस टू हार्डवेयर। ये किसी भी हार्डवेयर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेस करने का तरीका देता है आपको, बहुत अच्छे से आप उसको कन्वीनियंटली एक्सेस कर पाते हो। बाय द यूज़र बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटेट इंटरेक्ट विद द यूजर्स लैंग्वेज विद मोस्ट यूज़र फ्रेंडली। मतलब ये कि यूज़र से जब ये इंटरेक्ट करता है तो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज में करता है, अपनी भाषा में नहीं करता ये। एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। एफिशिएंसी का मतलब होता है थ्रूपुट, बाय मीनिंग वेरियस रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर लाइक CPU मेमोरी सो एज टू गिव ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ये सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज लगे हुए हैं उनको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस करवाता है ये। प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ एंड इट्स प्रोग्राम एंड डाटा बाय इंश्योरिंग द ऑथेंटिक यूज़र ऑथराइज यूज़र सॉरी। ये जो भी प्रोग्राम इसके अंदर जो होता है, प्रोग्राम या डाटा, वो केवल और केवल जो यूज़र ऑथराइज है उसके लिए सिर्फ उसी को ही देता है, और उसको एक वैलिड यूज़र अकाउंट के थ्रू उसको एक्सेस किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी प्रोग्राम को लिया और यूज़ कर लिया। इसमें पासवर्ड काम करता है, यूज़र नेम और पासवर्ड। जैसे मान लिया जाए आपने एक फाइल बना दिया, आप उसको सेव कर दिया, आपने उसको सिक्योर कर दिया है, तो आपको अगर पासवर्ड याद है तभी वो आपको फाइल ओपन करके देगा, अदरवाइज वो आपको ओपन करके नहीं देगा। दैट मीन्स आप ऑथराइज पीपल होंगे अगर आपने पासवर्ड दिया है तो। अभी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम सेल एंड कर्नल, हाँ सॉरी थोड़ा सा रह गया। इमुलेट फीचर नॉट अवेलेबल इन द हार्डवेयर। कहते हैं एमुलेट करता है फीचर को जो हार्डवेयर में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि गिविंग इम्प्रेशन ऑफ मोर मेमोरी, कंसेप्ट कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। यानी कि ये सपोज कीजिए आप हार्ड डिस्क तो एक लगाते हो लेकिन उसके पार्ट वो 4 कर देता है, तो वर्चुअली करता है ना, आपको लगता है कि 4 हार्ड डिस्क लगी हुई है इसके अंदर, सो उसे वर्चुअल मेमोरी कह देते हैं हम। लाइक नेक्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सेल एंड कर्नल। अब ये सेल एंड कर्नल क्या करता है? यू हैव रीड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। यू रीड स्टेटमेंट केयरफुली दैट ऑब्जर्व दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट यूजर्स एट वन एंड एंड with the hardware user to one and with the hardware to get the work done। मतलब ये क्या करता क्या है ये कि एक एंड पे तो ये यूजर से इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ में, दूसरे एंड पे ये प्रोग्राम से काम कर रहा होता है। सो दस द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ब्रॉडली दीज कंपोनेंट्स। इसके अंदर काफ़ी ब्रॉड होता है ये कंसेप्ट सेल और कर्नल का। वो देखो कैसे करते हैं। सेल एक्ट एज इंटरफेस विच डज दिस थिंग। इंटरफेस के रूप में ये काम करता है। गेट द कमांड्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। ये जो सेल पार्ट होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सेल और कर्नल। सेल पार्ट क्या होता है, वो यूजर से सीधा इंटरेक्ट करता है, और सबसे पहले वो क्या होता है, यूजर से कमांड लेता है या इंस्ट्रक्शन लेता है, ट्रांसलेट करता है रिसीव्ड कमांड को, इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में, फिर पास करता है ट्रांसलेटेड कमांड को कर्नल को टू गेट इट डन। मतलब ये मान लीजिए अगर हमें पेपर प्रिंट करना है, उससे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो हम उसको जैसे ही हम कंट्रोल P करते हैं तो हमसे पूछता है कि आपको प्रिंट करना है तो कितनी कॉपियाँ प्रिंट करनी है। जैसे हमने कहा 1 प्रिंट करना है और ओके कर दिया, दैट मीन्स हमने उसको कमांड दे दी। हमने दी कमांड कैसे, अपनी लैंग्वेज में, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझता, तो कंप्यूटर क्या करता है, सेल पार्ट उसको कंप्यूटर की भाषा में समझा देता है। फिर इसलिए वो ट्रांसलेटेड कमांड जो उसको
मशीन को दे देता है, कर्नल को दे देता है। अब इससे एक बात तो क्लियर है कि जो कर्नल होता है वो डायरेक्ट हार्डवेयर से काम करता है, जबकि सेल इंटरफेस के रूप में काम करता है। सेल को यूजर यूज़ करता है और कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। कर्नल इज़ अ कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल का मतलब वैसे तो होता है जो हमारा नारियल होता है ना, उसके अंदर गिरी निकलती है, दाना जिसे हम बीज बोलते हैं, वो कर्नल कहलाता है इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, बहुत ही इंटरनल, यानी कि बहुत इंटरनल जाके निकलता है वो। इसी तरह कंप्यूटर में भी जो इंटरनल पार्ट होता है वो क्या है, कर्नल है। ए कर्नल इज ए कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट फंक्शन एट द बेसिक लेवल। ये बेसिक लेवल पे काम करता है, कम्युनिकेटिंग विद द हार्डवेयर एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज सच एज सीपीयू एंड मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी को ये क्या करता है, मैनेज करता है। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। ये यूज़र की एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में काम करता है। देखिए ये रहा, जैसे हार्डवेयर में क्या लगा हुआ है, सीपीयू, मेमोरी, डिवाइस में भी इनपुट आउटपुट। यूजर स्पेस, सबसे पहले नीचे देखो सीपीयू हार्डवेयर लगा हुआ है, उसके ऊपर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्ट होता है कर्नल का। कर्नल में प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, पता है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। उसके ऊपर यूजर का स्पेस होता है जिसमें हम एप्लीकेशन रन करते हैं अपनी, जैसे एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट वगैरह, एक्सेल वगैरह, ये सारे यूजर एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये यूजर का स्पेस है। तो इस तरह से वो मेमोरी से क्या करता है, हार्डवेयर से सीधा डाटा ले रहा है और दे रहा है। इसी तरह से कर्नल से भी क्या कर रहा है, स्पेस एप्लीकेशन से डाटा ले रहा है और दे रहा है। देखो एक एग्जांपल से, सीपीयू ने कमांड दी प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस मैनेजमेंट को यूजर स्पेस में क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया, वापस प्रोसेस मैनेजमेंट के पास आई, प्रोसेस मैनेजमेंट से सीधा वो हार्डवेयर के पास आ गई। द रोल ऑफ द कर्नल इज टू मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर लेवल एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर। अब जो ये है यूजर लेवल और हार्डवेयर दोनों के ऊपर काम करता है ये कर्नल। सो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क लाइक, सबसे पहले ये करता है प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर ये करता है डिवाइस आईओ मैनेजमेंट, इंटरप्ट और इवेंट हैंडलिंग, उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट। वैसे देखा जाए तो ये सारे जो काम हैं, ये फंक्शंस जो हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या काम करता है, कर्नल काम करता है। तो ये कर्नल के पार्ट है। इफ ए सिंगल मॉड्यूल कैरीज आउट ऑल अबव मेंशन्ड टास्क ऑफ द कर्नल सच एज कर्नल इज कॉल्ड मोनोलिथिक कर्नल। कहता है कि ऊपर दिए हुए जितने भी कार्य हैं, जितने भी मैंने फंक्शंस हैं, अगर ये कोई एक सिंगल कर्नल करता है, कहता है इफ ए सिंगल मॉड्यूल कैरीज आउट ऑल अबव मेंशन्ड टास्क। कहता है अगर कोई सिंगल मॉड्यूल अगर इस मेथड जितने भी ऊपर फंक्शंस दिए हैं अगर उसको परफॉर्म करता है, तो उस कर्नल को हम मोनोलिथिक कर्नल कहते हैं। इफ ए कर्नल कंटेन मिनिमलिस्टिक मॉड्यूल फॉर बेसिक फंक्शन ओनली एंड गेट्स द अदर सर्विस डन थ्रू सेपरेटली रिटन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, separate device driver और file system, then this type of kernel is called micro kernels। यानी कि जो स्पेशली छोटे छोटे कार्यों के लिए बनाया गया कर्नल है उसे हम माइक्रो कर्नल्स बोलते हैं। अगर ऊपर दिए हुए सारे के सारे फंक्शन एक ही कर देता है कर्नल तो उसे कहते हैं मोनोलिथिक कर्नल। और अगर छोटे छोटे कार्य करता है, जैसे कि सेपरेट करता है डिवाइसेस ड्राइवर्स को और फाइल सिस्टम को, तो ये माइक्रो कर्नल हो जाता है। अब फंक्शन बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से हैं। फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रॉडली फॉल इनटू 3 कैटेगरी। पहला एसेंशियल, दूसरा मॉनिटरिंग फंक्शन और तीसरा सर्विस फंक्शन। एसेंशियल फंक्शन एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। मॉनिटरिंग फंक्शन यानी कि एसेंशियल फंक्शन क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करवाता है, इफेक्टिवली यूज़ करता है। और मॉनिटरिंग फंक्शन होता है वो मॉनिटर करता है एंड कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस और
से रिलेशन जो भी कार्य है वो सारे उसको कलेक्ट करता है। एंड सर्विस फंक्शन एनहांस फैसिलिटी प्रोवाइड बाई टू ए यूजर, और सर्विस क्या करता है, वो फैसिलिटी को एनहांस करता है, बढ़ा देता है यूजर को और ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब ये कहता है कि द मेजर फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। द प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन इज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम allocate an important computer resources CPU to various running programs और एप्लीकेशंस। कंप्यूटर में जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं उसे कंप्यूटर की भाषा में प्रोसेस कहा जाता है। अब उस प्रोसेस को रनिंग कराने होते हैं, तो रनिंग जब करवा रहा होता है तो उसको मेमोरी भी प्रोवाइड करता है, उसे रिसोर्सेज भी अलोकेट करता है। रिसोर्सेज मतलब कब उसको सीपीयू चाहिए, कब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, ये सारी चीज़ें देता है, कब उसको मेमोरी चाहिए, तो ये सारे काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। ए रनिंग प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेस। जो भी रनिंग हो रही है प्रोग्राम उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोसेस कह देते हैं। These functions of operating system prepare, schedule, control। इस प्रकार फंक्शन क्या करता है, प्रिपेयर करता है शेड्यूल्स, कंट्रोल्स एंड मॉनिटर जॉब्स और प्रोसेसेस सबमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन टू एंश्योर द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसिंग। मतलब ये मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोसेसिंग के लिए वो इस तरह की चीज़ों को कार्य करवाता है। अ जॉब इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड प्रोग्राम एंड देयर डाटा। जॉब क्या होती है, जॉब होती है कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड प्रोग्राम, यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम रिलेटेड होते हैं आपस में, उनका डाटा जो रिलेटेड होता है तो उसे हम जॉब कह देते हैं। आगे था मेमोरी मैनेजमेंट। द मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अनदर क्रूशियल रिसोर्सेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी को भी मैनेज करता है कंप्यूटर की। द कंप्यूटर मेमोरी दिस फंक्शन अलोकेट मेमोरी टू द रनिंग प्रोसेस और डी एलोकेट द मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेस व्हेन इट इज कम्प्लीटेड। मान लो कंप्यूटर में कोई कार्य करवाया जा रहा है, एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है। सपोज कीजिए हम कोई फाइल प्रिंट करवा रहे हैं। अब वो फाइल जब प्रिंट हो रही है, जैसे कमांड दे दी हमने, तो वो प्रोसेस रनिंग में है, तो रनिंग में है तो क्या हो जाएगा, उसे मेमोरी चाहिए तभी तो रनिंग में होएगी ना। सीपीयू चाहिए, यानी कि मेमोरी का मतलब उसको रनिंग के लिए सीपीयू चाहिए, रिक्वायरमेंट है। अब सीपीयू की टेंशन जब मिलती है तब तक वो काम होता है। जैसे उसका काम फिनिश हो गया वो सीपीयू के टेंशन को हटा देगा। कौन करेगा ये काम, ये काम करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी को डीएलोकेट कर देता है ये। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट बेटर मैनर। नेक्स्ट डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइसेस को मैनेज भी करेगा। द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब ये कि फंक्शंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर हैंडलिंग, मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को प्रॉपरली हैंडल करता है ये। दिस फंक्शन एंश्योर स्मूथ रीडिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एंड सेंडिंग देम टू द आउटपुट डिवाइस। मतलब वो स्मूथली तो रीड करेगा और स्मूथली ही आउटपुट डिवाइस से भेज देगा। पांचवा है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। ये सीधा हार्डवेयर से कम्युनिकेट कराता है कर्नल और सेल के रूप में। डी आप पढ़ लोगे इसको, ओके। डिवाइस ड्राइवर। अभी डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिवाइस ड्राइवर होता क्या है। एक्चुअली में मान लिया जाए हम एक प्रिंटर लेके आते हैं, प्रिंटर कंप्यूटर में काम नहीं कर पाएगा ऐसे, उसको उसके लिए एक उसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। उसके सीडी के साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर की सीडी आती है। जैसे ही हम डिवाइस लगाते हैं तो वो कहता है कि प्लीज़ इंसर्ट प्रॉपर ड्राइवर, और ये बताता है कि सीडी इसके साथ में एक सीडी आई है उसके इंस्टॉल करो। तो उसको जब इंस्टॉल करते हैं तब वो काम करता है, उसे ही हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। सो डिवाइस ड्राइवर इज ए ग्रुप ऑफ फाइल्स So device driver is a group of files that enable one or more hardware device to communicate with computer operating system। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवाने के लिए ये एक या एक से ज़्यादा फाइलों का ग्रुप होता है
जिससे कि कोई हार्डवेयर काम कर सकता है। हर कंप्यूटर में हर डिवाइस को चलाने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर चाहिए होता है। जैसे हम नया लैपटॉप लेके आते हैं, उसमें विंडो डाली, तो विंडो डालने के बाद उसमें वाईफाई ड्राइवर, उसका ग्राफिक ड्राइवर, ये सारे कहाँ मिलते हैं? हमें सीडी में मिलते हैं, तो वो डालने पड़ते हैं। इसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। एप्लीकेशंस देखो नीचे, डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करता है। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कमांड भेजता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर को कमांड भेजता है, और ड्राइवर किसको भेजता है? डिवाइसेस को। इस तरह से कमांड भेजता है वो हमेशा। नोटिस ने दिया है, देखो, प्रत्येक जो हार्डवेयर हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, उसे डिफरेंट टाइप के डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। यूनिक ही आपने एक ही डिवाइस ड्राइवर लगाया और वो सभी का काम कर गया, ऐसा नहीं करता कभी भी। अब ये कहता है कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बता रहे हैं कि कैसे कैसे टाइप्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल। पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एज द नेम इम्प्लाई, जैसा कि आपको नाम बता रहा है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे केवल एक यूज़र ही एक समय में काम कर सकता है, या एक यूज़र को ही वन टाइम सपोर्ट करता है। ठीक है, तो देयर कैन बी टू सब कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तो सिंगल टास्क और दूसरा है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो कौन कौन सा है, सिंगल टास्क और सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। यूज़र तो सिंगल होगा लेकिन कार्य कई करेगा एक साथ। सिंगल टास्क में एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम रन करेगा, और इसका एग्जांपल है MS DOS। और सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग में यूज़र तो एक ही बैठेगा। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वन यूज़र but can deal with multiple applications running at the time, simultaneously running Word document, a video और इंटरनेट ब्राउजिंग, लिसनिंग द म्यूजिक। यानी कि इतने ही काम कर देगा वो एक साथ में, बंदा एक ही बैठा है। एग्जाम्पल बता रहा है इसके, विंडो विस्ता, विंडोज 7, 8, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लियोपार्ड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रनिंग कराता है। अनलाइक सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज़ ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दिस इट सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग, ये मल्टी प्रोग्रामिंग को ही सपोर्ट करता है। जैसे मोर देन वन यूजर कैन सपोर्ट बाय इट, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक से ज़्यादा यूजर्स को सपोर्ट करवाया जाता है। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। इसीलिए मोर देन वन यूजर प्रोग्राम आर लोडेड एंड एक्टिव इन द मेन मेमोरी। इसीलिए एक समय में मेन मेमोरी के अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम इसमें चल सकते हैं सेम टाइम पे। दिस एक्टिव प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग सम टेक्निक। इस प्रकार के जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम को एक्टिव होने के बाद, वो एक स्पेशल टेक्निक को यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मल्टी प्रोग्राम कहते हैं। और एग्जांपल जो है यूनिक्स, लाइनक्स, IBM AS400 etc। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम आपको बता रहा है, टाइम को शेयर करता है ये एक से दूसरे में। ये होता है सारा मल्टी प्रोग्राम। ये भी मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी यूजर की तरह ही होता है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द टाइम शेयरिंग टेक्निक, ये टाइम शेयरिंग टेक्निक को यूज़ करता है। ईच एक्टिव यूजर परफॉर्म प्रोग्राम इज गिवन ए फेयर शेयर ऑफ CPU टाइम। कहता है कि जितने भी यूज़र कनेक्ट होते हैं उन सभी को एक प्रॉपर समय दिया जाता है CPU को यूज़ करने के लिए काम करते हुए। इफ़ द टाइम एलिप्स फॉर एन आई ऑपरेशन इज रिक्वेस्टेड CPU शिफ्ट ओवर टू द नेक्स्ट जॉब। यानी कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, मान लो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे 3-4 बंदे लगे हुए हैं, एक तो फाइल की टाइपिंग कर रहा है और एक प्रिंट कर रहा है। तो जैसे टाइपिंग करने वाले ने उसने कमांड दी कि प्रिंट हो जाए, ठीक है, और फिर इतने में एक दूसरे ने दूसरी कमांड दे दी कि इसमें ये वाला काम करे, कुछ और प्रिंटर के लिए कमांड दे दी भाई दूसरे ये वाला प्रिंट कर दे। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए वो आपसे, जैसे आपने कमांड दी तो क्या हुआ, बाई चांस उसमें कोई प्रॉब्लम एरर आ गई, उसे कोई इनपुट नहीं मिली, तो तब तक वो रुक जाएगा। और रुक जाएगा तो CPU तो खाली हो गया, लेकिन CPU खाली नहीं रहेगा, CPU अगली जॉब के ऊपर चला जाएगा। यानी कि जो दूसरे बंदे ने उसे जो काम दिया ना, वो उसको कंप्लीट कर देगा।
और उसको इंटरप्ट कर देगा जब तक कि वो उसको इनपुट नहीं दे देता पहले वाला, तब तक वो चलता रहेगा। फिर वेटिंग एंड प्रीवियस प्रोग्रामिंग इज पुट टू वेट, यानी कि क्या कहता है जो प्रोग्राम वेट कर रहा होता है उसको वो वेटिंग में डाल देता है। ऐसा तब होता है जब कोई एरर आ जाता है, तब वो प्रोग्राम होल्ड हो जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है, और तब तक रुकाता है जब तक उसको कोई इनपुट या आउटपुट ना दिया जाए। हैंडेड ओवर टू आयो इनपुट आउटपुट मैनेजर, और ये इनपुट आउटपुट को मैनेजर को दे दिया जाता है। जैसे ही उसके अंदर फिर से उस एरर को जब सोल्व कर दिया जाता है तो वो वापस उसी प्रोग्राम को चला जाता है और वो उसको एग्जीक्यूट करता है। द एक्टिव प्रोग्राम आर शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग यूजिंग सर्टेन जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक्स। जो प्रोग्राम उसमें एक्टिव होते हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक शेड्यूलिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूलिंग टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं। FCFS जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FC यानी कि फर्स्ट कम लास्ट सर्व, इस तरह की बहुत सारी होती हैं। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है, इसमें एक क्वांटम फिक्स कर दिया जाता है। जैसे मान लो 10 जॉब है, 10 जॉब में से जो भी जॉब है उन सभी को, चाहे कितनी बड़ी जॉब है चाहे कितनी छोटी हो, 5-5 सेकंड के लिए सबको CPU मिलेगा। तो यानी कि ये आगे की बातें हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ऐसे एग्जांपल है BSD, यूनिक्स, NOS, VE और जेनिन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, द जॉब हैव फिक्स्ड डेडलाइंस एंड द जॉब हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन देयर डेडलाइंस। इसके अंदर जो भी हम जॉब देते हैं तो उसको एक समय अपलोड किया जाता है, उसी समय के अंदर उसे वो काम करना होता है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो सिस्टम फेल हो जाता है। द सिस्टम परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी टू कंप्लीट इट्स जॉब। और इसमें जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है ना, वो इस चीज़ से नापी जाती है कि उसने दिए हुए समय में उस काम को किया है या नहीं किया है उस डेडलाइन में। एग्जाम्पल है लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम, OS और RT लाइनस। इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, तो सैटेलाइट लॉन्च कब होता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक समय होता है। वो देखते हैं कब हमारा मौसम जो है बिल्कुल साफ़ है, बारिश तो नहीं है, बादल तो नहीं है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है, इस तरह की वायु का वेग क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम सेट कर देते हैं कि इतने बजे ऑटोमेटिक लोड सिस्टम लॉन्च हो जाएगा। बाई चांस ऑपरेटिंग सिस्टम किसी वजह से उसको नहीं कर पाता, कोई एरर आ जाता है और सिस्टम में, तो वो जो काम है वो फेल हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सैटेलाइट लॉन्चिंग में इसका काम आता है। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर देन वन प्रोसेसर एज ए जॉब हैव टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन मोर देन वन प्रोसेसर। कहता है मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, किसी भी उस कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं, तो जो जॉब होती है वो डिफरेंट प्रोसेसर के बीच में जा कर के एग्जीक्यूट होती है। द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर कैपेबल ऑफ लोड शेयरिंग इन द केस ऑफ आइडेंटिकल प्रोसेसर सो दैट द सिस्टम एफिशिएंटली इम्प्रूव। कहता है कि अब मान लो एक कंप्यूटर में एक ही क्या नाम है प्रोसेसर लगा हुआ है, और उसमें काम जब ज़्यादा देते हैं तो उसके अंदर लोड बढ़ जाता है। लेकिन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर चार CPU लगे हुए हैं, तो उसके अंदर मान लो बड़ी जॉब दी तो चारों में बराबर बढ़ जाएगा। मान लो एक 100 MB की फ़ाइल है और अपलोड करनी है, तो वो 25-25 MB की फ़ाइल को चारों में बांट देगा और वो फटक से अपलोड हो जाएगी। इसे लोड शेयरिंग कहते हैं। फिर ये कहता है इससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। इन केस ऑफ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेसर द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी एबल टू कंट्रोल द सुपर प्रोसेसर एंड in turn control the working of slave processor। जो यूनिडायरेक्शनल प्रोसेसर्स होते हैं वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसलिए एबल होते हैं कि वो सुपर प्रोसेसर होता है उसकी फंक्शनलिटी को कंट्रोल कर सके, और इन टर्न जो स्लेव होता है वो भी सुपर जो CPU प्रोसेसर लगा उसको कंट्रोल कर सकता है, और सुपर वाला स्लेव को तो करेगा ही। यानी कि आपस में वाइस वर्सा एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड यूनिक्स, लाइनक्स, विंडो NT एंड ETC। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन यू अगेन वॉच द वीडियो एंड
देन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, हिंदी में समझाया है आपको।